ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको नेफ्रॉन का रोल बताया था और ये बताया था कि कैसे नेफ्रॉन वर्क करता है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, नेफ्रॉन का जो फंक्शन था यूरिन फॉर्मेशन का, इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन द टू एक्टिविटीज, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, आज इससे थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं हम लोग नए टॉपिक के बारे में जो हमारा है आज डायलिसिस। बिफोर स्टार्टिंग टू द डायलिसिस, आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हेन डायलिसिस ऑकर्स। इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे रीनल फेलियर। व्हाट इज रीनल फेलियर? देखिए बच्चों, आप लोगों ने वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स जो आते हैं उनको स्टडी किया है काफ़ी। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि हार्ट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना हो तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर होगा कार्डियक। आपने स्टडी किया होगा कार्डियक मसल्स के बारे में, आपने कार्डियक फेलियर के बारे में स्टडी किया है। ठीक इसी तरीके से किडनी के लिए ये वर्ड रीनल इस्तेमाल होता है। The word renal is used for the kidney. So renal failure means kidney failure. Renal failure को हम kidney failure के नाम से जानते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किडनी फेलियर का मतलब क्या है? What is the meaning of kidney failure? क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन की किडनी जो है वो फेल हो चुकी है? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा किडनी है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच आर नोन एज नेफ्रॉन्स। और यही नेफ्रॉन्स हैं जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के रूप में, छोटे छोटे फिल्टर्स के रूप में लगातार जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लगातार जो फिल्टर कराते हैं ब्लड को और यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यही जो आपके छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं नेफ्रॉन्स, ये ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस अगर ये काम करना कम कर जाए या बंद कर जाए तो दैट में लीड टू द रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। क्यों? क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग टोटली डिपेंडेंट है उन छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पर, और यही नेफ्रॉन्स यदि काम करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किडनी पर होगा और किडनी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वर्ड रीनल फेलियर और किडनी फेलियर सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज दैट द स्मॉल यूनिट्स which are nephrons are not working properly. अब आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर जो टेस्ट कराते हैं उसमें बताते भी हैं कि कितने परसेंट किडनी फेलियर होगा। फॉर एग्जांपल, when a person is getting 70% failure in his or her kidney, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके जो नेफ्रॉन्स हैं वो 70% डीजनरेट हो चुके हैं या उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो 70% किडनी फेलियर का मतलब है कि 70% जो नेफ्रॉन्स हैं वो वर्क करना बंद कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनसे किडनी फेलियर होने का खतरा रहता है। कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो उन नेफ्रॉन्स को डीजनरेट या खराब कर देते हैं। तो वहाँ पर जो सब्सटेंसेस का डीजनरेशन हो रहा है, जो सब्सटेंस वहाँ पर डीजनरेट हो रहे हैं, नेफ्रॉन्स डीजनरेट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ये नेफ्रॉन्स जो डीजनरेट हो रहे हैं, इनका जो फैक्टर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दे मे लीड टू द किडनी फेलियर और रीनल फेलियर।
यही कारण है। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पर इसी से रिलेटेड, दैट इज चांस ऑफ सर्वाइवल। फॉर रीनल फेलियर। सर्वाइवल के चांस क्या है? अगर किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, रीनल फेलियर उसको हो जाता है, तो उसके बचने के क्या चांसेस हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से उसको बचाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन है जो वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती है, हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज कराती है। लेकिन यदि ये किडनी फेल हो जाए या काम करना बंद कर दें या कम कर दें, तो इस कंडीशन में एक सीधा सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस along with extra amount of water get deposited into the patient's body। लगातार ये पेशेंट की बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं, और जब ये पेशेंट की बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर और ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो कमज़ोर पड़ती है और ऑर्गन्स भी पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसा कोई प्रोसीजर हो जिससे कोई भी किडनी फेलियर वाला पेशेंट सर्वाइव कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं जिससे ये सर्वाइव कर सकता है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी। और दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर जिससे सर्वाइवल होता है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, also called as artificial kidney। So students, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रह सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रह सकते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट्स के, जो जिनकी डायलिसिस होती है। तो रीनल फेलियर के बाद जब किडनी काम करना बंद कर जाती है तब दो ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया, दैट इज ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी। इस ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी की अगर हम बात करें तो पहले तो बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे होते थे मेडिकल प्रोसीजर्स इंडिया में, लेकिन अब कई जगह पर ये प्रोसीजर्स होने लगे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट इजीली की जाती है इंडिया में। लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी एक स्वस्थ मनुष्य की, यानी कि हेल्दी पर्सन की किडनी एक निकाल कर और खराब जिसकी किडनी हो उसको चेंज करा दीजिए, यानी कि उसकी खराब किडनी को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पर एक हेल्दी पर्सन की हेल्दी किडनी को वहाँ पर उसकी जगह पर लगा दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है किडनी डोनर कौन बनेगा, कौन किडनी देगा। किडनी डोनर्स बहुत कम होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी किडनी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि किडनी डोनेट करने के पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और ये टेस्ट किया जाता है कि जो किडनी डोनेट कर रहा है क्या उसकी किडनी सूट करेगी उस पर्सन को जिसका रीनल फेलियर हो चुका है। ठीक है, एक ये कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं उनके निकलते हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हो तो वो किडनी डोनर उसको मिल जाता है, उसी किडनी के साथ मैच कर जाता है। दूसरी बात, चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं है। कई बार ऐसा होता है किडनी सूट नहीं करती है और पर्सन की मौत हो जाती है, किडनी फेलियर एक बार फिर से हो सकता है। एक और कॉन्सिक्वेंस है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद जिसने डोनेट की है उसको भी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं उनको भी जो जिनको किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है।
नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डायलिसिस, जिससे रीनल फेलियर वाले पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अभी डायलिसिस क्या है? डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आर्टिफिशियल किडनी? ये आर्टिफिशियल किडनी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसको आर्टिफिशियली वहाँ पर वर्क करने के लिए लगाया जाता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें किडनी का फंक्शनिंग एक मशीन के द्वारा कराया जाता है और उस मशीन को कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर मशीन, डायलाइजर। ओके, तो किडनी का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को रिमूव करना, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया सारी की सारी इसको रिमूव करना। ठीक यही काम करती है ये डायलाइसिस मशीन भी, यानी डायलाइजर मशीन बिल्कुल यही काम करती है। इसलिए ये किडनी को रिप्लेस करती है और इसलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या ये प्रोसीजर होता है और कैसे होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका रीनल फेलियर या किडनी फेलियर हो गया है, उसे डायलिसिस के कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं। आगे बताऊंगा मैं कितने लेने पड़ते हैं, कैसे लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायलिसिस मशीन के बारे में बताऊंगा, डायलाइजर के बारे में बताऊंगा। डायलाइजर जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कई सारी ट्यूब्स जगी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्यूब गई है और ये ट्यूब्स की कई सारी कॉइलिंग आपको इस मशीन के अंदर ही जगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर प्रोसेस आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के द्वारा कई सारे मटेरियल जो है वो इससे बाहर हो जाते हैं ट्यूब से, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब जो है वो परफोरेटेड ट्यूब्स होती हैं। ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें, जिनमें से किसी भी मटेरियल का जो मटेरियल यहाँ पर जाने हैं उनका एक्सचेंजेस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्टरी होती है यहाँ पर दो तीन जगह होती हैं जहाँ पर किसी भी आर्टरी और वेन को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पर परमानेंट एक फिस्टुला लगा दिया जाता है। एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें डायरेक्ट हम उन ट्यूब्स को जोड़ सकते हैं। तो फिस्टुला लगा के आर्टरी से ब्लड को पंप किया जाता है। यहाँ पर एक पंप होता है, ये पंप जो है वो ब्लड को पंप करता है और ले जाता है सीधे उन ट्यूब्स में जो परफोरेटेड हो जाती हैं आगे जाके इन डायलाइसिस मशीन के अंदर। तो ये ट्यूब्स में पंप के द्वारा ब्लड को भेजा गया। ये डर्टी ब्लड जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस वेस्ट वगैरह हैं, ये सारे के सारे इन ट्यूब्स में चले जाते हैं और ट्यूब्स में जाने के बाद यहाँ पर जो इनका परफोरेशन होता है उसकी वजह से मटेरियल्स बाहर निकलते हैं और पहुंच जाते हैं इस डायलाइजर सॉल्यूशन। यहाँ पर बताना चाहूँगा दिस डायलाइजर सॉल्यूशन हैज अ ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। इसमें ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी होती है। वाटर भी यहाँ पर एक्सेस अमाउंट का जो होता है वो रिमूव हो जाता है। क्या क्या रिमूव होता है? सम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। इसके साथ साथ जो सॉल्ट्स होते हैं नॉन एसेंशियल वो भी रिमूव होके ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी के कारण इस डायलाइजर सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि यूरिया जो है वो पूरी की पूरी निकल के इसी डायलाइजर सॉल्यूशन में आ जाती है। लगातार ये ब्लड पंप होता रहता है, ट्यूब से होता हुआ जाता है डायलाइजर सॉल्यूशन से गुजरता हुआ और डायलाइजर सॉल्यूशन से फिर ये जाता है आगे दोबारा से उसी ह्यूमन के ब्लड में। लेकिन इस बार उनको कैरी कराया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है वीन में। याद रखें ना कि डर्टी ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरीज एंड द क्लीन ब्लड, दिस इज व्हाट इज दिस कमिंग आउट, दैट इज क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचाया जा रहा है? वीन में। और डर्टी ब्लड that is being taken out from the artery
से डायरेक्ट ब्लड लिया गया, लेकिन उसको कहाँ पहुंचाया गया? साफ होने के बाद वीन में, ओके, और दोबारा से उस पर्सन के अंदर वो ब्लड इंजेक्ट करा गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्लड यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, उस ब्लड में से ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी के कारण ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकल के डायलाइजर सॉल्यूशंस में आ जाते हैं और जो क्लीन ब्लड है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 4 आवर्स का 4 घंटे का एक सेशन होता है जिसमें डायलिसिस की जाती है। 4 घंटे तक लगातार ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी किडनी फेल हो चुकी है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा हो गए थे, तो वो जमा हुए टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इस डायलिसिस मशीन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा अलग कर दिया जाता है। अब जो ब्लड है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं रहे, प्योर हो गया। अब कुछ दिनों तक वो पर्सन सर्वाइव कर लेता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द पर्सन दैट हाउ मच किडनी आर डैमेज्ड, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर्सन्स ऐसे होते हैं जो डिजीज पर्सन होते हैं, रीनल जिनका हो चुका होता है, जिनकी महीने में एक बार डायलिसिस होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी महीने में 4 बार डायलिसिस होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी, कितनी ज़्यादा किडनी खराब हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग ही वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही डायलिसिस के सेशंस दिए जाएंगे और ये सेशंस जो दिए जाते हैं तो ब्लड को क्लीन। इसके बाद वो फिस्टुला तो लगा रहता है, लेकिन ये डायलिसिस मशीन से अलग कर दी जाती है, ये टिप्स वगैरह, और पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। और आपने देखा कि ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी से काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा प्रोसेस है। अच्छा प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इजीली कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है। तो इट इज अ बोन फॉर ऑल ऑफ द पेशेंट्स विच आर हैविंग द रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को ये डायलिसिस सॉल्व करता है। इसके साथ ही मेरा हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है वो खत्म होता है। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक्स पढ़ाए थे, उम्मीद है आपको समझ में आएंगी। लेट्स होप दैट यू विल एंजॉय दीज टॉपिक्स, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो डाउट सेशंस में आकर मुझसे ज़रूर पूछें।